हेलो बच्चों। हेलो। आज अपन वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने जूम के ऊपर पढ़े थे, पर वो आपकी ऑनलाइन बिल्कुल लाइव क्लासेस सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि कुछ बच्चों के पास आवाज़ नहीं पहुंच पाती, इसलिए अपन उन्हीं टॉपिक को आज दोबारा करेंगे। तो आप ध्यान से समझना ज़रा, ठीक है। कूलाम का नियम, जैसे आपने एक बार आप 11th क्लास में आइए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप इनको कंबाइन रूप से लिखते हो तो आप ये लिखते हो m1 m2 अपॉन r², और जैसे ही समानुपाती का स्थिरांक घटता है तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, g। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, g m1 m2 अपॉन r²। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर न्यूटन का ये नियम पढ़ा, वैसे ही अपनी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर किसका नियम पढ़ते हैं बेटा, कूलाम का नियम पढ़ते हैं। किसका नियम पढ़ते हैं, कूलाम का नियम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, कूलाम का नियम भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो है आपकी, वो जो कूलाम का नियम होता है, वो पहली बात तो ये कि वो स्थिर आवेशों के लिए वैलिड होगा, और दूसरा वो दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश। तो ध्यान से सुनना मेरे स्टेटमेंट को, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे कि किसके, तो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो गया बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, जब आप इन दोनों को कंबाइन रूप से लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। और आपको भी पता है जब समानुपाती का स्थिरांक घटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। और कूलाम के नियम में इस कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से। तो ध्यान से सुनना, कूलाम के नियम को, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या नियम है, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपको क्लियर विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो जैसे ही समानुपाती का स्थिरांक घटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो k Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ पे k क्या है, नियतांक है। तो एक बार वापिस से सुन लीजिए, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पर यह कंपलसरी है बेटा कि जो आपके ये दोनों आवेश होने चाहिए, ये पहली बात, ये दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। इसका मतलब इनका आवेश बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, ये गतिशील नहीं हो सकते। k क्या है, एक नियतांक है, और इस नियतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या जो अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये k आपका क्या था, नियतांक, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके बेटा, अब एक नई चीज़ आ रही है आपके पास, एप्सिलॉन नोट। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एप्सिलॉन नोट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके बेटा, अगर इसको आप निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हो, इसका मतलब जो कूलाम का नियम है वो माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। जो कूलाम के नियम में जो ये बल आपका आया है, तो कूलाम के नियम में जो आपका ये बल F है वो किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। क्योंकि जो आपका एप्सिलॉन नोट है वो किसकी विद्युतशीलता है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब जो एप्सिलॉन नोट है वो किस पे निर्भर करता है? निर्वात की माध्यम पर। और इसका जो निर्वात के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण के नियम और कूलाम के नियम में जो अंतर है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो न्यूटन का जो नियम था वो माध्यम पर डिपेंड नहीं कर रहा था। चाहे आप कहीं पर भी बात करोगे तो लगने वाला बल हमेशा क्या था? सेम था। लेकिन अगर अपन कूलाम के नियम की बात करते हैं तो कूलाम का नियम हमेशा माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर आप अलग अलग माध्यम में बल निकालोगे तो बल के मान भी क्या आएंगे? अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहला जो बल निकालते हो वो निर्वात के अंदर निकालते हो और दूसरा बल अगर आप पानी के अंदर निकालते हो तो उन दोनों बलों के मान में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कूलाम का बल है वो किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। इस पूरी क्वांटिटी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, केवल और केवल क्या वेरिएबल है? एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तो याद रखना, कूलाम के नियम के अनुसार जैसे ही आप अगर माध्यम बदल दोगे तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान बदल जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये किसकी विद्युतशीलता है? निर्वात की विद्युतशीलता है। जैसे जैसे अगर आप माध्यम बदलते जाओगे विद्युतशीलता का मान भी बदलता जाएगा, और जैसे जैसे विद्युतशीलता का मान बदलता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा? बल का मान भी बदलता जाएगा। तो ये आप आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, सीधी सीधी बातें हैं, कोई हार्ड बात नहीं है। दूसरी बात आपको ये तो पता ही है कि जब दो समान आवेश होते हैं तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है, और जब दो असमान आवेश होते हैं तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगता है। तो ये आपका किसका नियम था? कूलाम का नियम। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक नोट आप ध्यान से देखना, इधर एक नोट डालना आप। नोट अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे? नोट फर्स्ट है आपका, जैसे आपके पास दो आइडेंटिकल चार्ज Q और Q एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है। ध्यान से सुनना, यदि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं और इनके मध्य लगने वाले बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो इन आवेशों की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है? 1 कूलाम के बराबर। अभी अपन प्रूफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन में R²। F का मान आपको कितना दे रखा है? 9 × 10⁹ न्यूटन। K का वैल्यू आपको मैंने बता रखी है 9 × 10⁹ Q × Q अपॉन में 1। 9 × 10⁹ से
9 इंटू 10⁹ कैंसिल, तो यहाँ से क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ±1 कूलाम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि दो आवेश, दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं और उनके मध्य में लगने वाला बल यदि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है, तो इन आवेशों का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 1 कूलाम के बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा, फटाफट उतारते जाओ। फटाफट उतारते जाओ। तो आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, अपन ने किसके बारे में जान लिया, अपन ने किसके बारे में जान लिया कि दो आवेश जब एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे रखे हों, 1 मीटर की दूरी पे रखे हों और उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाए 9 इंटू 10⁹, तो उनकी जो क्या आवेश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है 1 कूलाम। अगर अपन इसके आगे बढ़ें तो ये यहाँ पे अपने एक चीज़ पढ़ी, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब इसकी जो वीमा होती है एप्सिलॉन नॉट की, जो आपकी वीमा होती है वो एप्सिलॉन नॉट की जो आपकी वीमा होती है बेटा वो होती है m-1 L-3T4A2। ये आपकी किसकी वीमा होती है, एप्सिलॉन नॉट की। किसकी वीमा होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की। जो आपकी एप्सिलॉन नॉट की जो वीमा होती है m-1 L-3T4A2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अपन इसके आगे बढ़ें, अब कोई बोलेगा कि सर ये वीमा आई कैसे, ठीक है। तो अगर ये वीमा अगर अपने को निकालनी है तो अपन देखते हैं कि वीमा कैसे आई, ये ध्यान से देखना। अपन ने अभी क्या देखा, F = KQ1 Q2 अपॉन में R², यही देखा आपने, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन एक और चीज़ देखेंगे तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 4π तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई वीमा है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा 1/f, 4π तो रहेगा ही रहेगा, इंटू Q1 Q2 इंटू में R²। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे जरा, क्या देखेंगे जो Q1 है I = क्या होता है, Q/T, तो Q = क्या हो जाएगा I × T। अब जो Q है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, m0 L0 A1 T1, यही तो आ जाएगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 A1, ठीक है। अब और ये तो किसकी यूनिट आ गई, Q की। किसकी यूनिट आ गई, Q की। अब हमारे पास रह गई R। R क्या है, लंबाई, और लंबाई की यूनिट क्या होती है m0 L2 T0 A0। अब हमारे पास क्या रह गया, बल।
और बल की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या लिख देंगे, बल की विमा क्या लिख देंगे, m1 L1 T-2 और A0। ये हमारी सारी किसकी डायमेंशन आ गई, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे अभी ये सारी डायमेंशन। तो अपन देखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपन सारी डायमेंशन पुट करते हैं बेटा, तो आप क्या देखोगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई की तो कोई विमा है ही नहीं, F की जो विमा है वो क्या है, m1 L1 T-2 A0। ओके, अब हमारे Q1 और Q2 की तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो m0 L0 T2 A2। ओके बेटा, और हमारे पास और क्या बच गई, R, यहाँ पे क्या आ जाएगी, m0 L2 T0 और A0। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट की जो विमा है वो एप्सिलॉन नोट की विमा क्या आ जाएगी, m की पावर 1 ऊपर जाएगी, तो m की पावर -1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, l की पावर 1 यहाँ है और l की पावर 2 ये रही, तो कितनी होगी टोटल, l की पावर 3, और ये जब ऊपर जाएगी तो l की पावर -3, t की पावर -2 नीचे और ऊपर 2 है, तो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो t की पावर 4 और ये A2। तो ये आपकी किसकी विमा आ गई बेटा, एप्सिलॉन नोट की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपकी किसकी विमा हो गई बेटा, एप्सिलॉन नोट की। किसकी विमा हो गई, एप्सिलॉन नोट की। तो यहाँ से अपन ने एप्सिलॉन नोट की विमा निकाल ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ये आपके एप्सिलॉन नोट के बारे में अपन ने पूरा बात कर ली। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपको डेरिवेशन भी करवा दिया कि ये विमा आई कहाँ से, बाकी आपको पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप सभी अपनी तरफ से विमा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसी का एक अब देखो 2 चीज़ें हैं हमारे पास। जो ये कूलाम का नियम है, मैंने आपको क्या कहा कि माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने 2 चीज़ें ले ली, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही अच्छे केयरफुली सुनना। एक आपने क्या ले लिया, निर्वात, और एक आपने कोई अन्य माध्यम ले लिया। ठीक है, अन्य माध्यम कुछ भी हो सकता है, निर्वात या हवा के अलावा आपने कोई अन्य माध्यम ले लिया। ठीक है, अब जो इसकी जो विद्युतशीलता है, निर्वात की जो विद्युतशीलता आपने मानी है, निर्वात और जो एयर है इसकी विद्युतशीलता लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी विद्युतशीलता मैंने मान ली एप्सिलॉन नोट, और जो अन्य माध्यम है इसकी जो मैंने विद्युतशीलता मानूंगा बेटा, मैं क्या मानूंगा, विद्युतशीलता अन्य माध्यम की जो मैंने विद्युतशीलता मानी है वो मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान ली एप्सिलॉन m। ठीक है, एप्सिलॉन m क्यों माना सर, क्योंकि मीडियम है इसलिए मैंने एप्सिलॉन m मान लिया। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो F इक्वल्स टू K Q1, वही 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं, तो अपन पहले उनको रख लेते हैं एक बार। वही 2 आवेश, ये आपका पहला आवेश है Q1 और ये आपका दूसरा आवेश है Q2, एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन में r², K की जो आपकी वैल्यू है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन नोट। ये मान जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे तो आप क्या पाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में r²। अब इसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को आपने, जो आपको ये Q1 Q2 और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, इस पूरे फिनोमिना को आपने यहाँ से उठाया और कहाँ पुट कर दिया बेटा, Q1 Q2 और r दूरी पे रखा। ये वही सिस्टम आपने अन्य किसी माध्यम में रख दिया। और मैंने आपको कहा था कूलाम का जो बल है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, जैसे ही आप माध्यम बदलोगे उस लगने वाले बल का मान भी बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू K Q1
Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको मैंने FM कह दिया बेटा, मीडियम में है ये, अन्य किसी माध्यम में। तो यहाँ से FM इक्वल्स टू K का मान 1/4 पाई एप्साइलन M आएगा बेटा इस बार, क्योंकि इस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, एप्साइलन M। आई होप आपको समझ में आया होगा। Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बहुत सीधी सी बात है। तो ये तो आपका अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल आ गया, ठीक है। और ये कौन सा बल आ गया, निर्वात में लगने वाला बल आ गया। क्या आ गया, ये तो अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल है, और ये तो निर्वात में लगने वाला बल है, और ये आपका अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, अब आगे अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसको इससे कोरिलेट करूंगा मैं। क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा। तो ध्यान से देखना, अपन एक नया टॉपिक जो भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो नया टॉपिक मैं एक बार देख लेता हूँ कि बोर्ड में वो पार्ट आ रहा है, क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अगर अपन एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए चलें तो अपन नया टॉपिक अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब आपने जो माध्यम में जो निर्वात में जो बल आया है वो आपका कितना आया है, 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये कहाँ है आपका, निर्वात में। कहाँ है, निर्वात में। और जो अन्य माध्यम में जो आपका बल आया है वो क्या है, 1/4 पाई एप्साइलन M Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपका कहाँ आया है, अन्य माध्यम में। तो निर्वात में आया आने वाला बल और अन्य माध्यम में आने वाले बल को आपने अलग अलग लिख लिया। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक है जो इससे ही कोरिलेट करता हुआ चलता है, तो अपन देखेंगे उसको ध्यान से। ध्यान से देखना बेटा, आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा। और अगर आपको पूरा समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक नया टॉपिक आपका परावैद्युतांक। क्या, परावैद्युतांक। इसके दो और नाम होते हैं, इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको इंग्लिश में रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो अभी अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको ध्यान देना है। इसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको अपन एप्साइलन आर से। एप्साइलन तो विद्युतशीलता, आर का मतलब रिलेटिव। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, ध्यान से देखना। निर्वात में लगने वाले बल, निर्वात में लगने वाले बल, निर्वात में लगने वाला बल अपॉन में माध्यम में अब देखो ध्यान से, निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान से सुनना, निर्वात में लगने वाले बल व माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है,
आपने निर्वात में लगने वाला बल निकाल रखा है F और माध्यम में लगने वाला बल भी आपने निकाल रखा है FM। आप इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो आप क्या पाएंगे, एप्साइलन R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन में R² अपॉन 1/4 पाई एप्साइलन M Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2 अपॉन R² से Q1 Q2 अपॉन R² कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल। तो एप्साइलन R ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एप्साइलन M और वो कहाँ जाएगा, नीचे, एप्साइलन नोट। तो एप्साइलन M किसके बराबर आ गया, एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन R। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको काम आएगा। तो अपन क्या बोल देंगे, माध्यम में लगने वाले बल, निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक। क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक। तो एप्साइलन M की आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन R, एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है। ओके बेटा, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी विमा क्या होगी, ठीक है, तो विमा देखो, ऊपर भी क्या है बल और नीचे भी क्या है बल। तो ऊपर भी इसका मात्रक क्या है, न्यूटन, और नीचे भी क्या है, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। तो ये कौन सी राशि है, मात्रकहीन राशि है, और मात्रकहीन राशि है तो ये विमाहीन राशि भी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बहुत ही सीधी सीधी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक की निर्वात में लगने वाले बल व माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो ये आपकी सीधी सी डेफिनेशन अपन ने फॉर्म की और इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका डेरिवेशन किया, और डेरिवेशन करने के बाद हमने क्या पाया, एप्साइलन M इक्वल्स टू एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन R। तो ये आपका एक और पॉइंट जो आपका खत्म हो गया। अब अलग अलग जो आपके माध्यम होते हैं उनके लिए, अलग अलग जो आपके माध्यम होते हैं उनके लिए आपका जो परावैद्युतांक होता है उसका मान भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा। अगर आपका अपन जितने भी माध्यम की बात करेंगे या जितनी भी विद्युतशीलता की बात करेंगे, ये सारी आपकी कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं बेटा। ध्यान से सुनना, अपन जितने भी परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं वो सारे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पर बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप तापमान बदलता जाएगा तो माध्यम की प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती जाती है। तो ये अपन जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे या जो भी मैं आपको परावैद्युतांक का मान जो बता रहा हूँ वो सारे कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो हवा के लिए ये होता है 1.0059, कितना, 1.0059। कांच के लिए ये होता है 5 से 10, कितना होता है, कांच के लिए आपका कितना होता है, 5 से 10 होता है। अगर अपन बात करें पैराफिन मोम की, किसकी, पैराफिन मोम की, और अगर पैराफिन मोम की अगर अपन बात करेंगे तो उसका होता है 2 से 2.5। अगर अपन बात करें अब्रक की, किसकी बात करें अपन, अब्रक की, तो अब्रक के लिए होता है ये 3 से 6 तक, ठीक है। अब्रक के लिए कितना होता है, 3 से 6 तक। अगर अपन आसूत जल की बात करें
तो उसके लिए इसकी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जो आपको याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा। आसूत जल के लिए कितना होता है इसका 80, ठीक है। आगे अपन अगर बात करें तो ग्लिसरीन की अगर बात करें अपन, ग्लिसरीन की अगर अपन बात करेंगे तो उसके लिए इसका होता है 42.5। कितना होता है 42.5, ठीक है। ग्लिसरीन के लिए इसका कितना होता है 42.5। ये सारी अपन बात किसके लिए कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं। वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन निर्वात की बात करेंगे तो निर्वात के लिए होता है इसका 1। मैंने आपको पहले भी कहा था निर्वात और हवा का लगभग क्या होता है पास पास होता है। कितना होता है निर्वात और हवा का लगभग क्या होता है पास पास होता है। और अगर अपन बात करें रबर की तो रबर के लिए होता है 7। और अगर सुचालक कोई भी पदार्थ धातुएं जितनी भी है उनके लिए अगर अपन परमिटिविटी की बात करेंगे तो वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखनी है, ये तो आपको कंपलसरी है, ये याद रखनी है। सुचालक के अंदर कुछ भी आ सकता है, धातुएं सारी, ठीक है। एक आपको ये याद रखनी है जो आपको याद हो गई होगी, ठीक है बेटा। और एक आपको जो याद रखनी है हवा और निर्वात का लगभग अपन 1 लेके चलेंगे, और एक आप इसकी भी याद रख सकते हो। वैसे कंपलसरी नहीं है पर फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। सुचालक के लिए कितना हो जाएगा अनंत, आसूत जल के लिए 80, अब्रक के लिए, ठीक है। बाकी आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता, इनकी वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये सारी रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये फिक्स होती है, जितनी भी मैंने आपको लिखवाई है ये सारी क्या है फिक्स। तो जिनके ऊपर मैंने आपको बॉक्स में बंद करके दिया है आपको केवल और केवल उन्हें ही याद करना है, बाकियों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस को याद करना है और किस किस को याद नहीं करना, ठीक है। अगर अपन तो ये आपको ध्यान रखनी है, आप ध्यान रख लोगे। ग्लिसरीन की 42.5 होती है, ध्यान इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको किसकी याद करनी है सुचालक की, एक आपको किसकी याद करनी है निर्वात की, ठीक है। और एक आपको हवा की और एक आप आसूत जल की भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन कैसा आता है सर इसके ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पे रखे हैं। कितनी दूरी पे रखे हैं एक दूसरे से R दूरी पे रखे हैं। यदि उनके मध्य धातु की प्लेट रख दी जाए, यदि उनके मध्य धातु की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पे रखे हैं और यदि इनके मध्य धातु की प्लेट रख दी जाए तो बल लगने वाले बल तो अभी आपको पता है F = K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। माध्यम है तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R²। ओके बेटा, एप्सिलॉन M का मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही आपने धातु की प्लेट को रखा तो एप्सिलॉन R का मान कितना होता है धातु के लिए अनंत। तो ये एप्सिलॉन M = एप्सिलॉन नॉट इंटू अनंत, तो एप्सिलॉन M कितना हो गया अनंत हो गया। कितना हो गया अनंत। और ये जैसे ही आपने अनंत यहाँ रखा तो बल का मान क्या आ जाएगा 0। किसी भी राशि के अंदर अगर आप अनंत का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि अगर दो आवेशों के बीच में अगर अपन धातु की प्लेट रख देते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाता है 0। कहाँ से पता चला सर, यहाँ से दो आवेशों के बीच में बल कितना लगता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। माध्यम है तो माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट तो नहीं रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट कब रखते हैं जब क्या होता है
निर्वात। अगर माध्यम आ गया तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन एम रखेंगे। तो जैसे ही आपने एप्सिलॉन एम रखा, अब हमें एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला अभी अपन ने फाइंड आउट किया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है धातु के लिए, अनंत। तो इसको यहाँ अनंत रखा तो ये गुणा होके क्या बन गया, अनंत। अब ये अनंत अगर आप यहाँ रखोगे तो किसी भी संख्या में अगर आप अनंत का भाग दे रहे हो तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि सर समझ में आ गया कि नहीं आया, पूरा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो धातु की जब भी दो आवेशों के बीच में बात आएगी तो वहाँ पे आप लगने वाले बल को क्या कर देंगे, अपन 0 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल को अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे ध्यान से। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। पर उससे पहले आपके लिए कुछ काम है। आपको मैंने गुरुत्वाकर्षण के अंदर गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश निरूपण पढ़ाया था, तो आप कल वो पढ़ के आओगे। फिर आपको मैं ये आगे अपन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको ये क्या हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बच्चे। हर एक बच्चे को अपनी राय देनी चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है कि सर हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है। तो ये सारी बातें आप हमें बताया करो ताकि हम और अच्छे से आपको कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।